हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे जेनेसिस ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, और ये मेनली हम समझेंगे थ्रू द थ्योरेटिकल फाउंडेशन। थ्योरेटिकली किस तरह से हमें जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट देखने को मिलता है, क्या क्या ऐसी थेरीज हुई है जिसके वजह से पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। तो देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है जो मेनली 1980s में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। गवर्नमेंट का जो वे ऑफ पब्लिक पॉलिसी था उसको भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होना पड़ा। तो इस वजह से, ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो नेचर था गवर्नमेंट का वो भी काफ़ी चेंज हो गया। तो अभी जो गवर्नमेंट का जो नेचर है रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस, ये काफ़ी ज़्यादा और अलग अलग देशों में हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट का रोल हो गया है वो हो गया है लिमिटेड रोल हो गया है। देन अभी डाउन साइजिंग ब्यूरोक्रेसी हो गई, डिवॉल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, सब अथॉरिटी कम कर दिया है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन हो गया है, कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया है सिस्टम। जो भी डेवलपिंग और डेवलप जो भी नेशन है उनका अभी जो अप्राइजल रिजल्ट है वो भी मेनली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कमर्शियलाइजेशन हो गया, अभी मार्केट ओरिएंटेड हो गया गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ है। तो इस वजह से मेनली गवर्नमेंट का जो नेचर है वो काफ़ी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ ओनली ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमें जो नेचर है मेनली गवर्नमेंट का जो नेचर है वो काफ़ी चेंज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। मेनली जो स्टेट का जो नेचर है तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अभी किस तरह से चेंज हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो मेनली स्टेट का जो रोल है वो किस तरह से चेंज हो गया है, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट किस तरह से चेंज हो गई। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चेंज हो गई, देखिए, सिस्टम सिस्टम से अभी एंटरप्रेन्योर की तरफ ओरिएंटेड हो गई। उसके बाद इनएक्टिव से एक्टिवेशन में। देन पहले सेंट्रलाइजेशन थी बिफोर द ग्लोबलाइजेशन, अभी डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। और जो ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे कि ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी चेंज करके राइट ऑफ सिटीजन हो गया है। तो इस तरह से मेनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो जो न्यू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसमें मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, मैनेजरियल सिस्टम देखने को मिलती है। ओके, मेनली मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जो कि मेनली बाकी जो स्टेट है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो अगर हम इसको अगर और समराइज करें तो देखिए, 1980s में क्या हो गया, 1980s में ग्लोबलाइजेशन आ गया। तो 1980s के अंदर ग्लोबलाइजेशन आने से, ग्लोबलाइजेशन ओके, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हो गया, मेनली जो नए नए विचार आ गए, जैसे कि न्यू लिबरल, ओके, न्यू लिबरल विचार आ गए। उसके बाद पब्लिक चॉइस अप्रोच बढ़ गई है। इस वजह से, मतलब ये सभी किस वजह से आए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आए। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू लिबरल विचार आ गए। न्यू लिबरल विचार क्या होते हैं, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो जो भी रूल्स है उसको कम से कम किया जाता है। पब्लिक चॉइस अप्रोच आ गई, अभी ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस देने लग गए पब्लिक को। तो इस वजह से जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसका कॉन्सेप्ट आया है। तो अभी हम मेनली यही इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका जेनेसिस थेरेटिकली कहाँ कहाँ से है। तो देखिए, इसका जो जेनेसिस है थेरेटिकली मेनली है न्यू राइट्स, उसके बाद पब्लिक चॉइस अप्रोच, देन प्रॉपर्टी राइट्स। ये सभी थेरीज है जहाँ से मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, ये मेनली हम समझेंगे। दैट इज वन इज द न्यू राइट, देन सेकंड इज द पब्लिक चॉइस अप्रोच, थर्ड इज द प्रॉपर्टी राइट, एंड फोर इज द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इन चारों इन चारों थेरीज में से मेनली हमें जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मॉडल देखने को मिलता है। तो अगर हम समझे, ये जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है जो थ्रू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया है, तो इसका जो मेन क्रश जो है, मेन इसका जो फिलोसॉफी है वो है मैनेजमेंट। तो ये जो रोल है स्टेट, ये एक्चुअली मैनेजमेंट का रोल करना चाह रहे हैं। तो थ्रू दिस सिस्टम अभी हम समझेंगे वन बाय वन किस तरह से ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये हमें देखने को मिलता है थ्रू ऑल दिस ओके थेरीज। तो सबसे पहली थेरी जो है वो है न्यू राइट थेरी। न्यू राइट थेरी, ये इसका जो ओरिजिन है मेनली 1970s के अंदर, ओके, 1970s के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो कुछ ग्रुप था जिसको बोला गया
द ग्रुप ऑफ मोनेटरिस्ट। ग्रुप ऑफ मोनेटरिस्ट क्या होता है? मोनेटरिस्ट वो ऐसा ग्रुप होता है जो मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है अपने बिजनेस के अंदर मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको मोनेटरिस्ट कहा गया है। तो शिकागो यूनिवर्सिटी में 1970s के अंदर ये जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ मोनेटरिस्ट, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी के अंदर जो इंटरफेरेंस है ये बहुत कम होना चाहिए। और अगर इंटरफेरेंस बढ़ता है तो इससे क्या हो जाएगा? अगर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ता है तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है उससे मोनोपोली इंक्रीज हो जाएगी और बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का। देन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनका जो बिहेवियर है वो सप्रेस हो जाएगा, लोगों को लिमिटेड चॉइस मिल जाएगी। उसके बाद अनवांटेड सर्विस का प्रोडक्शन हो जाएगा और जो इनएफिशिएंसी इनएफिशिएंसी और जो वेस्ट है इसका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। देन इंकरेजमेंट मिलेगा मेनली इन सभी को। उसके बाद जो भी रीओरिएंटेड टू द स्टेट टू रेगुलर और प्रोड्यूसर। अभी इन सभी के वजह से ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन अभी जो गवर्नमेंट का जो रोल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रीओरिएंटेड करना पड़ेगा और उसको अभी रेगुलेट करना पड़ेगा। और ये जो एज अ प्रोड्यूसर था अभी उसको मैनेजर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये थ्योरी बोलती है। तो इसी थ्योरी के वजह से हम देख रहे हैं कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट यही से शुरू हो रहा है। मेनली शुरू नहीं हो रहा है, यही से हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो हम मेनली यही पढ़ रहे हैं कि कौन सी थेरीज है जो मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आई है, जो मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करिए। तो जिसमें हम मेनली पढ़ रहे हैं न्यू राइट्स फिलोसफी, जो कि शुरू हो गई शिकागो यूनिवर्सिटी से। तो ये क्या बोलती है ये थेरी क्या बोलती है कि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो ये सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो अभी अगर गवर्नमेंट अपना जो इंटरफेरेंस है वो सब अगर कम करती है तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, टैक्सेशन कम हो जाएंगे। उसके बाद इंक्रीज रोल ऑफ द मार्केट का रोल बढ़ जाएगा, जो कि मेनली जो पब्लिक सर्विस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी इंस्टीट्यूशनल्स है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म आ जाएगा। तो जो न्यू न्यू राइट थेरी जो है ये मेनली क्या बोलती है? ये बोलती है कि हमें इंडिविजुअल के राइट्स और उसके चॉइस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो न्यू राइट थेरी है, न्यू राइट फिलोसॉफी या न्यू राइट थेरी बोलते, ये मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आई है इस तरीके से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मेनली हम पढ़ रहे हैं कि जेनेसिस क्या है इसका। जेनेसिस जो है जो पब्लिक मैनेजमेंट, एक्चुअली जो पब्लिक मैनेजमेंट है, ये पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, ये किससे आया है? मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से ही आया है। तो हम इसका जेनेसिस पढ़ रहे हैं थ्रू द थेरोटिकल फाउंडेशन। तो जिसमें सबसे पहले हमने क्या जाना कि उसका जो जेनेसिस है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, या हम बोल सकते हैं पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कहाँ से हुआ है? न्यू राइट्स फिलोसॉफी से हुआ है। क्योंकि यही से क्या बोल रहे हैं मेनली कि हमें लोगों के चॉइस उनके राइट्स के बारे में विचार करना पड़ेगा। और ये कब हो सकता है? जब स्टेट का इंटरफेरेंस मार्केट से कम हो। अभी दूसरी जो थ्योरी है दैट इज द पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी है इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? पब्लिक सर्विस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रही है, डिक्लाइन होते जा रही है। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पॉलिटिशियन है ये दोनों अपने मकसद के लिए काम करते हैं। ये मेनली इस थ्योरी ने कहा है, पब्लिक चॉइस थ्योरी। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है मेनली वो पावर गेन करने में लगी है और जो पॉलिटिशियन है वो वोट गेन करने में लगे हैं। तो इस तरह से जो मेन फोकस है दैट इज द पब्लिक सर्विस, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसीलिए उसका जो पब्लिक सर्विस का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि ये सभी को हमें क्या करना है? कम से कम करना है। मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको क्या करना है? हमें जो बढ़ रहा है उसको कम करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि हमें मार्केट में मेनली जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, जिसके वजह से लोगों के पास सबसे ज़्यादा चॉइसेस मिलेगी, यूटिलिटी बढ़ेगी। और इससे बेनिफिट भी बढ़ जाएगा। अगर हम मार्केट में
अगर प्राइवेटाइजेशन लेके आते हैं तब। तो देखिए मेन मेन चीज़ें क्या बोलता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच ये बोलता है कि हमें स्टेट का जो रोल है उसको कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है। और जो पॉलिटिशियन का जो पावर है उसको उसको जो मेनली डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब ये मेनली इन्हीं को पावर दिया गया है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि सर्वोपरि यही है, ओके। मतलब मेन मतलब एक्सक्लूसिव पावर है इनके पास ये। तो इसको लिमिटेड करना है मेनली, मतलब जो पॉलिटिशियन का जो पावर है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको लिमिटेड करना है, स्टेट का रोल कम करना है। और जो मोनोपोली है गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर के अंदर उसको भी रिड्यूस करना है। और गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज होती है उनके जो फंक्शंस होते हैं उनको भी कर्व करना है, थोड़ा सा कम करना है। इस तरीके से ये पब्लिक चॉइस बोलती है। और इसी से मेनली यही विचार से क्या आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। मतलब क्या आ गया, मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट आ गया। तो जो पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है ये मेनली गवर्नमेंट एक्टिविटीज को क्या बोलती है, कम से कम करो, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रही है मेनली। कौन, ये पब्लिक चॉइस अप्रोच। और ये बोलती है कि हमें मेनली क्या लेके आना है, जो पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या बोलती है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है, जिससे क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लोगों के पास जो है ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो उसके अंदर हमें क्या लेके आना है, कंपटीशन लेके आना है। कंपटीशन लेके आना है विद इन दी ऑर्गेनाइज, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। कंपटीशन में हो जाएगी तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। और और क्या हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके रोल को कम करना है, इंडिविजुअल सिटीजन के चॉइसेस को बढ़ाना है हमें। ये बोलता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच मेनली जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज है उसको मेनली मार्केट कॉन्सेप्ट से जोड़ रही है, ओके। मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, मार्केट जो चाहती है, जैसे मार्केट में किस तरह से प्राइवेटाइजेशन आने से मेनली मार्केट में क्या होता है, मार्केट में प्राइवेट का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है अगर प्राइवेटाइजेशन आता है तो, जिससे जिससे क्या होता है, लोग के पास सबसे ज़्यादा चॉइसेस आती है। तो यही बोलना चाह रही है जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनरी से मार्केट के अंदर से कम करो, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, ओके। क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगी। ज़्यादा लोग आने से, कंपटीशन बढ़ने से क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ने से इफिशियंसी बढ़ेगी, तो लोगों के पास मैक्सिमम चॉइसेस आ जाएगी। तो यही मेनली बोल रहा है पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो इसी के वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। और यही इसका जेनेसिस है थ्रू दिस, मतलब ये एक टाइप का एक जेनेसिस है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। उसके बाद देखते हैं हम ये प्रॉपर्टी राइट थ्योरी क्या बोलती है। प्रॉपर्टी राइट थ्योरी ये बोलती है कि जिस तरीके से जो प्राइवेट है, ओके, प्राइवेट में जिस तरह से परफॉर्मेंस होता है, ओके, परफॉर्मेंस बेस मैक्सिमम काम होते हैं। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें होती है जो बहुत अच्छी होती है, जिसके वजह से इफिशियंसी बढ़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस हो गया, मैनेजमेंट लेवल हो गया, ये सभी को हमें कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और चेक करना पड़ेगा, हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या ये वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें प्राइवेटाइजेशन लेके आना है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी राइट्स जिस तरह से लोगों के पास होती है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ओके, उसी तरह से अगर हमें मतलब मेनली मेनली जो अगर इसी टाइप की राइट्स अगर प्राइवेट को दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। तो ये भी एक टाइप का जेनेसिस है टू द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए, ओके। अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। देखिए प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी नाम से पता चल रहा है प्रिंसिपल्स क्या करता है। मेनली प्रिंसिपल ये हेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके अंदर जो भी मैनेजर्स होते हैं ना, मैनेजर्स वो क्या होते हैं, एज ए एजेंट टाइप काम करते हैं, क्योंकि वो मैनेज करते हैं हर काम का। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स के जो भी काम होंगे उसको मैनेजर जो होता है मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो एज ए एजेंट टाइप देखा गया है मैनेजर्स को। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको एज अ प्रिंसिपल टाइप काम करना चाहिए। और जो भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनको एज अ मैनेजर टाइप उनके पास काम देना चाहिए थ्रू दिस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी क्या बोलती है कि जो ऑनर है वो कौन है, प्रिंसिपल से। जैसे गवर्नमेंट है मेनली हमें यहाँ पे लिंक करना है, ओके। देन जो मैनेजमेंट है, ओके, वो किस तरह से होता है, एजेंट के थ्रू होता है। तो उसी को मेनली क्या कहा गया है, मैनेजर कहा गया है। और वही है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एंड एजेंट थ्योरी। इससे क्या हो जाएगा, मेनली जो गोल्स है प्रिंसिपल के,
ओके, जो भी इसके गोल्स है उसको अचीव किया जा सकता है। तो अगर हम मोटे तौर पे समझे, ये जो प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी ये क्या बोलती है कि अगर हम अगर हम, क्योंकि देखिए जो प्रिंसिपल होता है उसके पास तो कोई स्पेशलाइज स्किल या स्पेशलाइज नॉलेज तो होता नहीं है जिसके वजह से वो पूरा मैनेज कर सके। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एज अ प्रिंसिपल टाइप काम करना पड़ेगा। और जो भी प्राइवेट सेक्टर को अगर लेके आता है गवर्नमेंट, और उनको अगर एज अ मैनेजर टाइप रखता है अपने अपने काम में, तो उसके पास क्या है, स्किल है, ओके, एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड, पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, उसके बाद इसके पास नॉलेज होता है मेनली। तो इससे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट मतलब इस प्रिंसिपल का जो काम है, इसके जो गोल्स है वो आराम से अचीव हो सकते हैं। तो ये भी एक जेनेसिस हो गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। इस तरह से हमने क्या देखा, मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट देखा है। तो हमने मेनली यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे ऐसी 4 थ्योरी पढ़ी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के एज ए जेनेसिस, मतलब यहाँ से मेनली कॉन्सेप्ट लेके आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, या हम बोल सकते हैं पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या है, अभी हमें जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है ये चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द चेंजिंग द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का, ये हमें यही से देखने को मिलता है। एक तो प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी से, देन प्रॉपर्टी राइट थ्योरी से देखने को मिलता है। उसके बाद हमने क्या देखा, पब्लिक चॉइस अप्रोच देखा, इससे हमें देखने को मिलता है। देन इसके पहले हमने न्यू राइट फिलोसॉफी देखा, तो इससे हमें देखने को मिलता है कि जो न्यू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ओके, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसका ये जो मॉडल है इसके जेनेसिस कौन से है, ये सभी थेरीज है, ओके, जो मेनली हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश किया है। तो इस तरह से हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट दोनों अल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, ये किस तरह से इवॉल्व हो गया है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ये इवॉल्व हो गया है। उसके बाद हमने देखा कि ये इसके लिए कहा, मतलब ये जो नया इवॉल्व तो हो गया है ग्लोबलाइजेशन के वजह से, ये सारी चीज़ें आई है, न्यू लिबरल आया है, पब्लिक चॉइस अप्रोच आई है। तो इसके वजह से मेनली ये कॉन्सेप्ट आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसका जेनेसिस कहाँ से, ये कहाँ से सुना गया सबसे पहले, देखो वैसे तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये क्रिस्टोफर हुड ने मेनली, इसका मतलब ये सबसे पहले कॉइन किया था इन द ईयर 1991, ओके। इन्होंने कहा था कि जो भी मार्केट है या जो भी पब्लिक सर्विसेज है वो सिटीजन ओरिएंटेड होनी चाहिए, और इफिशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस की बात किया था इन्होंने मेनली। देखिए अगर हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल चीज़ें समझना है कि 1980s में ग्लोबलाइजेशन आया, उसके वजह से न्यू लिबरल आया, न्यू लिबरल व्यूज़ आए, थॉट आए, और पब्लिक चॉइस अप्रोच बढ़ी, लोगों के पास मैक्सिमम चॉइस लोग चाहने लगे। तो इसके वजह से क्या आ गया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम आ गई। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को सबसे पहले कौन किया था, क्रिस्टोफर हुड ने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके पहले भी काफ़ी थेरीज आई गई, जो ये मेनली थेरीज हमने जाना है, जहाँ से मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का हमें जेनेसिस देखने को मिलता है, जो कि हमने देखा किस तरह से ये जो थेरीज है मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को बोलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जेनेसिस देखा थ्रू द थेरीज ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, या हम बोल सकते हैं पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।